नमस्कार। प्रिय छात्राओं, आपके ये तृतीय वर्ष का जो गृह विज्ञान का आपका जो कोर्स है, सिलेबस है, उसमें आपके 2 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें पहला प्रश्न पत्र जो है वो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन है और दूसरा प्रश्न पत्र जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप्स यानी बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। आज आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का की प्रथम इकाई के पहले टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस पहले टॉपिक का जो में आपको जो पढ़ना है उसको मैं पहले आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि इसमें आपको क्योंकि मानव जीवन जो है उसके वो चक्रों में विभाजित है, यानी कि जीवन चक्र जो है उसमें अलग-अलग स्टेजेस हैं लाइफ की। उसमें जो सबसे पहली स्टेज जो होती है जिसको कि इन्फेंसी कहा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में जिसे कि शैशव काल कहा जाता है। उस शैशव काल यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद में उसको जो से लेकर और जो 15 दिन का जो समय होता है, उसी को ही इन्फेंसी या शैशव काल कहा जाता है। उसके बारे में आपको उसकी क्या विशेषताएँ हैं, नवजात शिशु जो जब पैदा होता है तो उसके शारीरिक गठन कैसा होता है, उसमें कौन-कौन सी संवेदनाएँ पाई जाती हैं, उसमें उसका अधिगम की क्षमता कैसी होती है, उसके संवेग कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम जो है वो अ बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं शैशव काल की विशेषताओं के बारे में। शैशव काल की जो विशेषताएँ हैं, उसमें जीवन चक्र की ये सबसे पहली बात जो है कि ये जीवन चक्र की सबसे छोटी अवस्था मानी जाती है। सबसे छोटी अवस्था ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसका प्रारंभ तब से शुरू होता है जब शिशु जो है वो माँ के शरीर से बाहर निकलता है और जब तक कि उसके और जब और जीवन के 15 दिन तक चलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ़ 15 दिन की पूरे जीवन में से ये सिर्फ़ 15 दिन की अवस्था मानी जाती है। ये जो जीवन चक्र की जो ये छोटी अवस्था जो है, इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है पीरियड ऑफ पर्टूनेट और एक है पीरियड ऑफ नियोनेट। पीरियड ऑफ पर्टूनेट का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है और अपने माँ के शरीर से बाहर निकलता है और जब तक कि उसकी नाभि नाल को काट नहीं दिया जाता है, तब तक का जो पीरियड होता है या जो अवस्था होती है, उसको पीरियड ऑफ पर्टूनेट कहते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभिनाल काटने के बाद से लेकर 15 दिन का जो समय होता है, वो जो है पीरियड ऑफ न्यूनेट कहलाता है। कुल मिलाकर बात ये होती है कि इस अवस्था में ये जो शैशव काल की जो अवस्था है, जो 15 दिन की अवस्था है, इसमें शिशु को जन्म के बाद में जो नया एकदम से वातावरण आता है, जो उसे प्राप्त होता है, उसके साथ समायोजन करना होता है। यही इसकी दूसरी विशेषता भी है। यानी जब तक शिशु जब माँ के शरीर में होता है, असल में तब तक तो वो भ्रूण ही कहलाता है। उस अ, उसे उसका जो वहाँ जो वातावरण होता है, उससे भिन्न वातावरण उसे जन्म के बाद में प्राप्त होता है और उसके साथ समायोजन करना ही इस काल की एक मुख्य जो है वो डिमांड होती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है नए तापमान। तापमान यानी माँ के शरीर में जब शिशु होता है, तो उस माँ के गर्भ का तापमान जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और जन्म के बाद में जब वो बाहर आता है, तो उसको अलग-अलग ऋतु के हिसाब से अलग-अलग तापमान प्राप्त होता है और उस तापमान के साथ में उसे समायोजन अपने शरीर को एडजस्ट करना होता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि उसे स्वतंत्र रूप से साँस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अभी तक जब वो भ्रूण अपने माँ के शरीर में होता है,
तो उसके गर्भनाल से ही वह ओषजन या ऑक्सीजन प्राप्त करता है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही जो है उसे उसके अपने सांस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ अ, होनी होती है और इसीलिए जन्म के बाद जो पहला क्रंदन होता है, जो बच्चा रोता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात मानी जाती है। वो इस बात का परिचायक है कि बच्चे ने स्वतंत्र रूप से सांस लेना प्रारंभ कर दिया है और वो पूर्णतः जीवित अवस्था में है। तृतीय जो समायोजन की जो बात होती है, वो होती है मुख द्वारा पोषण प्राप्त करना। अभी तक जब वो माँ के गर्भ में था, तब उसे जो पोषण है, वो उसको अपनी माँ के गर्भनाल से मिलता था। जो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो ब्लड में होते हैं और वो ब्लड ही उससे जो है उससे वो माँ के रक्त से ही उसको पोषण प्राप्त होता है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसे पोषण प्राप्त करना है और इसके लिए उसमें एक सहज क्रिया प्रारंभ होती है, जिसको कि चूषण क्रिया कहते हैं और ये चूषण क्रिया जो है, ये जन्म के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है, जो कि बच्चे को चूसने और निगलने में मदद करती है। उसके बाद में हम आते हैं जो है वो उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन क्रिया में भी अभी तक जो उसके जो शरीर में जो अवशिष्ट प्राप्त पदार्थ जो बनते थे, वो माँ के शरीर के साथ ही बाहर निकलते थे। लेकिन अब उसके उत्सर्जन अवयव जो है, वो भी काम करना प्रारंभ कर देते हैं और जितना भी जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो उसके शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। तीसरी बात जब हम ये करें शैशव काल की विशेषता की, तो ये विकास में स्थिरता की अवस्था मानी जाती है। स्थिरता की अवस्था यानी स्टेगनेंट हो जाती है उसका विकास। अभी तक 9 महीने तक बच्चा जो है वो पूर्ण तरीके से उसकी वृद्धि और विकास होता जाता है। लेकिन ये जो 15 दिन है, इसमें इसका उसकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। इसलिए आपको शायद मालूम भी हो कि जन्म के तुरंत बाद 8 से 10 दिन तक बच्चे का वजन बढ़ना कम हो जाता है। यानी कि वज़न स्टेगनेंट हो जाता है, कम नहीं होता है, लेकिन अभी तक जो बढ़ रहा था, उस बढ़त में कमी आ जाती है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषताएँ हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो है कि जीवन चक्र में होने वाली ये विकास की प्रस्तावना है। यानी जब हम जैसे इसका एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, जब हम किसी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, तो अगर हम उसकी प्रस्तावना पढ़ लें, तो उस प्रस्तावना से हमें समझ में आ जाता है कि इस पुस्तक में क्या लिखा होगा। वही बात उसके शैशव काल की है कि शैशव काल जो है बच्चे का, वो इस बात का परिचायक होता है कि उसके जीवन में आगे होने वाला विकास जो है वो कैसा होगा। इसके बाद में आते हैं हम इस बात पर कि ये जीवन की कठिन अवस्था मानी जाती है। कठिन अवस्था ये इसलिए मानी जाती है कि सबसे पहले तो उसको शारीरिक रूप से अपने बाहर के वातावरण के साथ में एडजस्ट करना है और दूसरी बात ये है कि उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनका उसके प्रति क्या रवैया है और सही रवैया जो है वो उसे प्राप्त हो हो ये आवश्यक है। इसके बाद में हम अब बात करते हैं शिशु के शारीरिक गठन की। सबसे पहले जो है बच्चा जब शारीरिक गठन की बात करते हैं, तो हम सबसे पहली बात आती है बच्चे की लंबाई की। औसतन ऐसा माना जाता है कि बच्चे की लंबाई जो है वो 20 इंच के करीब होती है और उसका वज़न जो है वो 7.5 पाउंड या उसको अगर किलो के हिसाब से देखा जाए तो एक सामान्य बच्चे का एक जो एवरेज बच्चा जो है उसके 3 से 3.5 किलो उसका वज़न होता है। और इसमें भी बताया गया है कि ये जो वज़न और लंबाई जो है ये विभिन्न इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जैसे कि विभिन्न कारक हैं, जैसे कि ये बताया जाता है कि लंबाई जो है लंबाई या वज़न जो है, ये बच्चे का जो जीवन क्रम है, उसको यानी उसका जो बर्थ ऑर्डर है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा जो है, वो उसकी माँ ने गर्भकाल में कैसा आहार लिया ये भी प्रभावित करता है और साथ ही उसका वंशानुक्रम भी है, जो उसकी लंबाई और वज़न को प्रभावित करता है। अब हम आते हैं उसके शारीरिक अनुपात पर। शारीरिक अनुपात की बात अगर की जाए, तो उसमें क्या है कि शारीरिक अनुपात जो है, वो बच्चा जब इसके लिए हरलॉक ने कहा है कि इन्फेंट जो है, ही इज़ नॉट एन एडल्ट यानी उसका सिर जो है,
वो जैसे कि एक एक वयस्क व्यक्ति के अगर शरीर में से सिर का जो अनुपात देखा जाए तो 1:7 होता है, यानी कि 7 हिस्सों में से 1 हिस्सा सिर का माना जाता है। लेकिन अ, यहाँ शिशु का जो शारीरिक सिर का जो अनुपात होता है वो 1:4 माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि नवजात शिशु जो है उसका सिर जो है अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है। इसी शारीरिक अनुपात में अगर हम बात करें उसके चेहरे की और उसके जो खोपड़ी के अनुपात की, तो चेहरे और खोपड़ी का अनुपात जो है वो 8:1 होता है। यानी खोपड़ी 8 हिस्सा और 1 हिस्सा उसका छोटा-सा चेहरा आगे दिखाई देता है। और कंधे पतले दिखाई देते हैं, पेट लंबा होता है और उसकी जो है मांसपेशियाँ अविकसित होती हैं और हाथ और पैर यानी जो है आर्म्स जिसको कि हम धड़ और पैर जो है वो सिर की तुलना में वो छोटे दिखाई देते हैं। इसके बाद में अब हम शारीरिक गठन की जब बात कर रहे हैं, तो बच्चे की के जो विशिष्ट गुण होते हैं, उनकी बात करते हैं। आँखें जो हैं बच्चे की, वो उसमें जो है जन्म के समय आँखों का रंग जो प्यूपिल्स होते हैं, उनका रंग भूरा होता है, लेकिन कुछ ही समय में उसका जो स्थायी रंग जो है, वो बच्चों की आँखों का आ जाता है और शुरू में उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं आँखों की, वो बहुत ही अविकसित होती हैं, लेकिन धीरे-धीरे गतिशील जो मूवमेंट्स जो होते हैं उनको वो प्राप्त करने लगता है जैसे-जैसे उसमें उसकी मसल्स में मैच्योरिटी आती है। गर्दन बहुत छोटी होती है, ऐसा लगता है कि सिर जो है वो एकदम से धड़ के साथ में जुड़ा है। बाल जो हैं वो हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसके अलावा बच्चे के पूरे शरीर पर बाल होते हैं और जो है धीरे-धीरे ये बाल जो है ये समय से झड़ जाते हैं और इस ये इसमें जो है एक ख़ास बात ये होती है कि जो इनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत ही जो है छोटी होती हैं और बहुत ही मुलायम होती हैं। त्वचा जो है वो गुलाबी रंग की दिखाई देती है क्योंकि त्वचा इतनी पतली होती है कि त्वचा के नीचे जो है वो हल्का-हल्का सा जैसे जो धमनियाँ हैं या रक्त वाहिनियाँ जो हैं वो त्वचा के नीचे दिखाई देती हैं और इसीलिए जो बच्चे का रंग जो है वो हल्का गुलाबी दिखाई देता है। अस्थियाँ जो हैं बड़ों की अस्थियों जैसी नहीं होती हैं। इस समय अस्थियाँ बहुत ही कोमल और लचीली होती हैं और उसमें अधिक कार्टिलेज की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में हम आते हैं बच्चे के शरीर शास्त्रीय क्रियाओं पर। श्वसन क्रिया अगर देखी जाए बच्चे की, तो श्वसन क्रिया में बच्चे की एक वयस्क व्यक्ति जो है वो वो 12 से 16 बार जो है साँस लेता है, लेकिन एक बच्चा जो है वो 40 से 50 बार 1 मिनट में साँस लेता है। हृदय की धड़कन भी उसकी अधिक होती है क्योंकि इसका हृदय बहुत छोटा होता है और उसको बहुत ही फ़ोर्स के साथ में धमनियों में रक्त को पंप करना होता है। तापमान जो है वो भी वयस्क व्यक्ति के नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो वयस्क व्यक्ति की तुलना में डिफरेंट होता है, थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। बच्चे का जो तापक्रम है वो 98.2 से लेकर 99 डिग्री तक रहता है। नाड़ी की गति जो है वो वो भी 130 से 150 प्रति मिनट होती है और जब बच्चा रोता है तब वो बढ़कर कम से कम 250-300 तक पहुँच जाती है। और ट्यूशन क्रिया जो है बच्चे में वो भी एक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक रिफ्लेक्स एक्शन है और जन्म के बाद में और स्पेशली अगर आप देखें तो बच्चे की अगर आप गाल के पास में हल्का-सा थपथपाएँ तो वो जो है उसमें ट्यूशन क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है जो कि एक सहज क्रिया है। और नींद जो है बच्चे की नवजात शिशु की जो नींद 15 से 20 घंटे की होती है, लेकिन लगातार बच्चा नहीं सोता है, 2-2 घंटे के अंतराल में सोता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी नींद जो है वो उसका समय जो है वो बढ़ता जाता है, उसका अंतराल में डिफरेंस आता जाता है। अब हम बात करते हैं नवजात शिशु की संवेदनशीलता की, यानी कौन-कौन सी संवेदनाएँ बच्चों में पाई जाती हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि दृष्टि संवेदना की, यानी बच्चे को कितना दिखाई देता है। बच्चे का जो जो क्षेत्र होता है वो
इसके वयस्क की अपेक्षा आधा होता है और क्योंकि उसके जो दंड होते हैं, वो उसकी जो रॉड्स होती हैं, आँखों की वो अविकसित होती हैं। इस समय बच्चे को रंग भी दिखाई नहीं देते हैं, रंग का ज्ञान भी उसको अपूर्ण रूप से विकसित होता है। धीरे-धीरे बच्चों को 7वें दिन से लाल और नीला रंग जो है, वो दिखाई देने प्रारंभ होते हैं। और तीसरी बात दृष्टि संवेदना से रिलेटेड ये है कि बच्चा गतिशील वस्तुओं पर दृष्टि जो है वो जन्म के कुछ समय बाद डालना प्रारंभ करता है और सबसे पहले जो है उसको क्षैतिज दिशा में यानी कि राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट अगर आप उसके कमरे में प्रवेश करेंगे तो सीधे से जो है राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट ही वो देख पाता है। ऊपर से नीचे जो है वो उसको बाद में दिखाई देता है और आँखों की जो सर्कुलर मूवमेंट्स होती हैं, वो और भी देर से विकसित होती हैं। ध्वनि संवेदना की बात हम करें, तो बच्चे की ध्वनि संवेदना ऐसी संवेदना है, जो कि सबसे कम विकसित होती है और इसमें जो है इसका कारण ये होता है कि जन्म के बाद बच्चे के कान में जो माँ के गर्भ में जब वो था, उस समय जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो उसके चारों तरफ घेरे हुए जो फ्लूइड है, वो कभी-कभी वो फ्लूइड कभी क्या अक्सर ही वो फ्लूइड बच्चे के कान में एंटर हो जाता है। इसकी वजह से उसको कम जो है सुनाई देता है। लेकिन ये ध्वनि की संवेदना जो है, ये 3 से 7 दिनों में ये विकसित होने लगती है और उसके प्रति ये अनुक्रिया प्रारंभ करता है और ऐसा माना जाता है कि मानव ध्वनि जो है, वो दूसरी ध्वनियों से बच्चा जल्दी सुन पाता है। अब हम बात करते हैं घ्राण संवेदना की यानी सूंघने की शक्ति। सूंघने की शक्ति बच्चे में पूर्ण रूप से विकसित होती है। संवाद संवेदना की बात हम करें तो स्वाद संवेदना जो है ये पूर्ण रूप से विकसित होती है। यदि कोई मीठी चीज बच्चे की जुबान पर रखी जाए तो वो बड़ा धनात्मक अनुक्रिया करता है उसके लिए और यदि कड़वी चीज जो है वो कड़वी चीज जो है उसको अगर किया जाए तो उसके मुंह पर लगाई जाए तो वो उसके लिए उसका बहुत ही ऋणात्मक या नेगेटिव उसकी अनुक्रिया होती है। और त्वचा संवेदना की बात की जाए तो बच्चे के कुछ अंग बहुत ही अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे उसके होंठ बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ताप उद्दीपक की अपेक्षा यानी गर्मी की बजाय उसको ठंड अधिक लगती है। यानी ताप उद्दीपक की अपेक्षा बच्चे की जो संवेदनशीलता होती है, वो शीत उद्दीपक के प्रति अधिक होती है। अब हम बात करते हैं बच्चे की क्रियाशीलता की, कि यानी नवजात शिशु जो है वो क्रिया कितना एक्टिव होता है, उसमें कितना क्रियाशील होता है। ऐसा माना जाता है कि वयस्क व्यक्ति की अपेक्षा शिशु जो है वो अधिक क्रियाशील होता है। उसकी क्रियाओं में अधिक शक्ति का व्यय होता है। क्योंकि उसकी मांसपेशियाँ बहुत कोमल होती हैं और उसका नाड़ी संस्थान बहुत अविकसित होता है। इसलिए जो है जब भी किसी तरह की भी कोई क्रिया अगर होती है तो उसमें वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। क्रियाएँ जो हैं वो बेसिकली 2 तरह की क्रियाएँ पाई जाती हैं, एक सामान्य क्रियाएँ हैं, एक विशिष्ट क्रियाएँ हैं। सामान्य क्रियाओं में किसी भी प्रकार का कोई बाह्य स्टिमुलस होता है, एक्सटर्नल उद्दीपक होता है, तो उसके लिए वो पूरे शरीर के साथ में मूवमेंट करता है। यानी आप जैसे ही उसके हाथ को छुएँगे या उसके पैर को छुएँगे, तो वो अपने पूरे शरीर को हिलाकर उसके उसके लिए अपनी क्रिया जो है वो शो करता है। और ये जो सामान्य क्रियाएँ हैं, इसके लिए 2 प्रभावी कारक होते हैं। एक होता है शारीरिक अवस्था, यानी बच्चे को अगर जो है बहुत शोरगुल है, बहुत तेज़ लाइट है, अगर बच्चे को भूख लगी हुई है, तो उस समय वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है। जब सो रहा होता है, तब उसकी क्रियाएँ कम हो जाती हैं। ऐसे ही उसका जो वातावरण है, यानी किस तरह की रोशनी, किस तरह का जो है शोरगुल इत्यादि जो है वो जो वातावरण में है, वो भी उसकी क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं विशिष्ट क्रियाओं की। ये वो विशिष्ट क्रियाएँ हैं विशिष्ट क्रियाएँ जो है इनमें वो सहज क्रियाएँ होती हैं, जो उद्दीपक के प्रति बिना प्रयास किए हुए प्रतिक्रिया के रूप में हो जाती हैं। यानी जैसे कि पलक का झपकना, है ना? कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं जो अभी तक हम इतने बड़े हो जाते हैं, तब भी हम लोगों में सहज क्रियाएँ होती हैं, लेकिन ये जो सहज क्रियाएँ बालकों में ये जन्म के समय से ही
होती हैं जन्म के बाद ही विकसित होने प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे ये पलक सहज क्रिया जो है, इसमें बच्चे की आँख की जो पुतली होती है, वो घटती-बढ़ती है, यानी वो उसको बाहर की रोशनी से अपने आप बचाती है। उसके बाद में आता है पद तालिका सहज क्रिया। अगर बच्चे के जो पैर होता है, यानी उसकी जो जो जिसको हम पैर का तालू कहते हैं, अगर उसके ऊपर अगर आप हाथ फेरें, तो बच्चा जो है वो अपने हाथ उसको पैर को पंख की तरह से फैला देता है। इसी तरह से धारण सहज क्रिया होती है, बच्चे के मुट्ठी में अगर आप अपनी उँगली डालेंगे, तो वो कसकर पकड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको पहचान रहा है इसलिए कर रहा है, इसलिए लेकिन उसको उस चीज़ को पकड़ना जो है, वो उसकी एक सहज क्रिया उसमें आती है। ऐसे ही स्नायु सहज क्रिया और चूषण सहज क्रिया है, यानी बच्चा जो है वो अपने आप से जैसे ही आप उसके गाल के पास में अपने जो है उँगली को लेकर आएँगे, वो चूसना प्रारंभ कर देता है। तो ये इतनी क्रियाएँ हैं जो बच्चे के उसमें पाई जाती हैं और उसके बाद में हम आते हैं बच्चे के जो है संवेगों के बारे में, यानी बच्चे में किस तरह के संवेग पाए जाते हैं। संवेग जैसे आप जानते हैं क्रोध करना डरना या प्रेम और स्नेह ये सब संवेग होते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बच्चे में जो है किसी भी प्रकार के विशिष्ट संवेग नहीं इस समय बच्चा यानी इस समय हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ नवजात शिशु की। तो उसमें किसी भी प्रकार के विशेष संवेगात्मक प्रतिमान नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ़ 2 तरह की अनुक्रियाएँ पाई जाती हैं, सुखात्मक और असुखात्मक। सुखात्मक तब यदि बच्चे को बहुत जो है जब दूध पिलाया जाए, माँ अपना स्तनपान कराती है तब बच्चा जो है सुखात्मक अनुक्रिया करता है, उसको सही ढंग से गोद में उठाया जाए तब सुखात्मक अनुक्रियाएँ होती हैं और असुखात्मक आप का एग्ज़ाम्पल वो हो सकता है कि यदि आप बच्चे को आप अच्छे से गोद में नहीं उठा रहे हैं, वो अपने आप को असुरक्षित-सा महसूस कर रहा है, तो उसकी अनुक्रिया जो है वो असुखात्मक हो जाएगी। और जो उद्दीपक होते हैं, उनके प्रति उनकी जो उत्तेजना होती है, वो अविभेदित होती है, यानी अनडिफरेंशिएटेड होती है, कि वो खुश हैं या परेशान हैं या जो है उसके लिए बहुत जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद में हम लास्ट में बात करेंगे कि नवजात शिशुओं में सीखने की क्षमता कितनी होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि अभी हमें कोई चीज़ सीखनी हो, तो उस सीखने के लिए उस चीज़ को सीखने के लिए एक समस्या की जागरूकता हमें मालूम होना चाहिए कि इसको हमें सीखना है और किस तरह से इस समस्या को दूर करना है। तो ऐसी इसकी आवश्यकता होती है और साथ ही हमारे मस्तिष्क के विकास की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जन्म के के बाद कुछ दिनों तक ये दोनों ही स्थितियाँ शिशु में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए उनमें सीखने की क्षमता उस समय उस अवस्था में नहीं होती है और ना ही वो किसी प्रकार के एसोसिएशन से, किसी प्रकार की कंडीशनिंग से, जिसको कि हम अनुबंधन प्रक्रिया कहते हैं, उनसे बच्चे जो है वो सीख पाते हैं। तो अब जो है इसी के साथ में ये मैं आपको जो है या मेरा ये खत्म मैं इसको समाप्त करती हूँ नवजात शिशु के बारे में और अब जो है अगले उसमें जो है अ हाँ, अगले इसके लिए जो है आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद और अब जो है नेक्स्ट आपका जो क्लास होगी, उस क्लास में हम इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है, जिसको कि हम जिसमें हम जो है बच्चा जब थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो से लेकर 1.5 से 2 साल तक की जो एज होती है, उस एज में उसका फिज़िकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट और उसकी जो मोटर डेवलपमेंट जो है नॉट मेंटल बट फिज़िकल और मोटर डेवलपमेंट जो है, कौन-कौन सी क्रियाएँ उठना-बैठना, इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात जो है आप तक मेरे पहुँचाने में सफल रही होंगी और अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो उसके बारे में आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।